ये क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे ये सेम 3 बार आया हुआ है। ये जो मैं 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें से जो कॉन्सेप्ट मैं लिखूंगा और जो सॉल्व करूंगा वहां 8-10 क्वेश्चन आप लोगों के फंस जाएंगे। हर साल एटलीस्ट एक पेपर में मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब लोग। तो भैया आज हम कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ा। और वो बहुत बड़ा क्या है, तो माई सेल्फ प्रदीप शेखावत, मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए हैं जेई मेंस और जेई एडवांस में। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और इन 10 सालों के एक्सपीरियंस से मैं कुछ क्वेश्चंस निकाल के लेके आया हूं जो क्वेश्चन जेई मेंस में बार बार रिपीट आ रहे हैं, कि जेई मेंस उनको दोहरा रहा है या फिर उन्हीं कंसेप्ट्स को लेकर वो क्वेश्चन मेकिंग कर रहा है, क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहा है। तो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज। तो आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो पूरी फिजिक्स से हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस क्या करेंगे, एक चीज और, क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको लिख के दूंगा और उन कॉन्सेप्ट से क्या क्या तरीकों से किन किन चीजों से क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है जेईई मेंस के अंदर या फिर फिजिक्स के अंदर, वर्क पावर एनर्जी। और यहां वर्क पावर एनर्जी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हर साल एटलीस्ट एक पेपर में मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। तो आओ हम फर्स्ट पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखना। बेसिकली मैं वापस दोहराता हूं कि वर्क पावर एनर्जी तो बेसिकली जो कैलकुलेट करता है या तो वर्क या पावर या एनर्जी, इसी चीज की कैलकुलेशन देगा। तो यहां पूछा है एक रबर बैंड है, उसको स्ट्रेच किया गया कितनी डिस्टेंस बेटा, एक्स डिस्टेंस, और एक्सर्ट ए रिस्टोरिंग फोर्स। और कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगाया, वेयर ए एंड बी क्या है बेटा, कांस्टेंट। और वर्क डन पूछा, कहा कि भैया वर्क डन बताओ, क्या बताओ भैया, वर्क डन बताओ कि उसे कितना स्ट्रेच किया जा सके, एल। और बचपन से लेकर अभी तक मैंने जब 9th क्लास में फर्स्ट टाइम, जब 9th क्लास में जब मैंने फिजिक्स की शुरुआत की थी, फिजिक्स को मैंने देखा था, पहचाना था, तो पहली बार मुझे वर्क का एक फॉर्मूला बताया था, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की एफ डॉट एस, कुछ इस तरीके से। और कहा कि जैसे ही मैं 11th के अंदर आया और मुझे बता दिया कि जब भी चीजें वेरी करने लगे, वेरिएबल हो जाए, तो वर्क डन जो एफ डॉट डीएक्स हो जाता है। अब सर इंटीग्रेशन का क्यों यूज किया, कि भैया ओ भैया इंटीग्रेशन का इसलिए यूज किया कि जब भी चीजें वेरी करती है तो हमेशा क्या होता है, इंटीग्रेशन। यहां फोर्स दे रखा है ax प्लस bx स्क्वायर, तो डाल दे भाई, तो डाल दे भाई कि भाई कुछ इस तरीके से मैं करूं, ax प्लस bx स्क्वायर dx। और लिमिट कहां से लगानी है, 0 से l, वो बच्चों वाला क्वेश्चन। तो a x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस b x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x क्यूब बाई 3 और 0 टू l। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं काफी बार आया। कभी फोर्स को x दे दिया, कभी फोर्स को कि भैया यहां जो फोर्स है वो या तो इन द फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है बहुत बार, या इन द फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, या यहां लगा दी है वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहां ये 4 है कॉन्सेप्ट है जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां इसके आंसर को हम नोट डाउन करें कि ए एक्स स्क्वायर बाई 2, एल लिमिट पुट करेंगे, दैट इज ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब बाई 3। समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ इन कंसेप्ट पे थोड़ा सा नजर रखना, वर्क पावर एनर्जी का बहुत 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 अच्छे से चलेगा। तो ए एल स्क्वायर प्लस बी एल क्यूब बाई 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, यस और नो। चलो अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो देखो देखो, ये क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे ये सेम 3 बार आया हुआ है। क्या करते हैं, क्या करते हैं, पहले पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 10 न्यूटन है, वो रिक्वायर्ड है एक ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के एक वॉल के अगेंस्ट। और कहा कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.2 दे रखा है वॉल का। और मुझसे पूछा कि भाई बॉल का वेट क्या होगा, भाई बॉल का वेट क्या होगा, कितना वेट होगा, कैसे हैंड किया। तो सबसे पहला काम, जब भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आता है, जब भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आता है, तुम लोगों का पहला काम, तुम्हें आता है या नहीं आता है ये नहीं सोचना, तुम्हें बनाना है डायग्राम। एक वर्टिकल बॉल, उसके अगेंस्ट क्या रखना है बेटा, एक ब्लॉक, उसके अगेंस्ट क्या रखना है बेटा, एक ब्लॉक, और इस पे लगाना है फोर्स, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स। और मुझे पता है कि भाई ये जब नीचे गिरेगा देन ग्रेविटी वेट लगाएगा mg, और उसे रोकने के लिए पीछे क्या लगाएगा,
फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन तो बचपन से ही म्यू इंटू एन होता है। फ्रिक्शन से बचपन से कितना होता है, म्यू इंटू एन। और कहा कि अगर इधर फोर्स लगाए तो इधर कौन सा दीवार किससे पूछ करेगी बेटा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से। किससे पूछ करेगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से। और मुझे पता लग गया कि भैया नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 10 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 10 न्यूटन। देन फ्रिक्शन इज बैलेंस बाय वेट, बोल तो ग्रेविटेशन फोर्स वेट, तो वेट फ्रिक्शन के इक्वल होगा, बिल्कुल आसान। तो भैया फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, म्यू इज 0.2, एन इज 10, तो मेरे हिसाब से 2 न्यूटन उसका वेट होगा। देख कहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात करता हूं, तो याद रखना कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है ना, टू पुली ब्लॉक, कंस्ट्रेंट मोशन, टू पुली ब्लॉक, एंड इसके अलावा याद करो एक चैप्टर आता है बैंकिंग ऑफ रोड, सर्कुलर मोशन, बैंकिंग ऑफ रोड। ये 3 टॉपिक क्लियर, ये मस्ट भी क्लियर होनी चाहिए आप लोगों के ये। और एक अगर और भी अच्छा पूछा जाए तो याद करना, फ्रिक्शन के अंदर एक 2 ब्लॉक प्रॉब्लम पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम पढ़ाई थी। अगर आप इसको करके जाएंगे तो एनएलएम हमारा यहां से कवर हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि क्वेश्चन 100% आएंगे, बट हाँ ये जो मैं 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूं, उसमें से जो कॉन्सेप्ट मैं लिखूंगा और जो सॉल्व करूंगा, वहां 8-10 क्वेश्चन आप लोगों के फंस जाएंगे, जिससे थोड़ा इजी रहेगा, बाकी हम लोग देख सकते हैं। अब इसने क्या कहा भैया, अगले वाले क्वेश्चन को देख। ये क्वेश्चन है कोलिजन का, और कोलिजन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पूरी फिजिक्स का। ये इलेक्ट्रोस्टैट में भी काम आता है, मैग्नेटिक में भी काम आता है, एनएलएम के अंदर, ऑसिलेशन के अंदर, वर्क फॉर एनर्जी के अंदर, हर जगह चलता है। कहीं ना कहीं इस कोलिजन वाले टॉपिक को मिलाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कहा कि एक पॉइंट मास है, इसका मास 1 kg है। इलास्टिक कोलिजन तो आप लोगों को, सब लोगों को पता है कि इलास्टिकली बोले तो कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी बेटा, नो एनर्जी लॉस, बोले तो 0 एनर्जी लॉस। याद रखना कि इलास्टिक कोलिजन बोले तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। और इसने कहा ये टकराया गया है, ये टकराया गया किससे बेटा, एक स्टेशनरी मास पार्टिकल से, इसका वेलोसिटी 0 होगा। बोले तो इसका जो वेलोसिटी है, स्टेशनरी बोले तो इसका वेलोसिटी है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और कहा कि कोलिजन के बाद में 1 किलो वाला मास पार्टिकल है, उसने अपनी सेम स्पीड के साथ में रिटर्न बैक मार लिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 नहीं बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड से रिटर्न बैक मान लिया। और पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत सही है। तो यहां पर, यहां की बात करूं तो एक टॉपिक है कि इफ किसी भी सिस्टम पर अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, तो मैं लिख सकता हूं इस सिस्टम के अंदर मोमेंटम कंजर्व होता है, वो तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, इनिशियल मोमेंटम। और इनिशियल मैं कहूं 5 किलो वाले का तो 0 था, और 2 किलो वाले का कितना था बेटा, 1 kg इंटू 2 वेलोसिटी, और बाद में 1 इंटू वेलोसिटी हो गई -2, और यहां 5 kg वाले का मोमेंटम। तो मैंने कहा कि 5 kg वाले का जो मोमेंटम है वो हो गया 2 + 2 4 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। देख 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 देख, द टोटल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज 3 kg मीटर पर सेकेंड। अब टोटल तो इनिशियली 2 है, तो फाइनली भी 2 होना चाहिए, बोले तो गड़बड़ गलत। द मोमेंटम ऑफ 5 kg मास पार्टिकल आफ्टर कोलिजन 4 kg मीटर पर सेकेंड। हाँ ठीक, जब बी सही हो गया तो सी और डी को अपन को चेक करने की जरूरत नहीं है, इजी है बिल्कुल। आगे चलते हैं, तो आगे चलने से पहले मैं लिख देता हूं जो तुम मुझसे मांगना चाह रहे हो। क्या क्या भैया, कि भैया इधर एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है ना, एक एनर्जी का लॉस, याद है एक काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है कि कोलिजन के अंदर कितनी एनर्जी हुई, तो याद हो तो हाफ म्यू इंटू 1 - e स्क्वायर इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। ये लॉस वाला कुछ ध्यान रखना तुम लोग, तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर मैं आगे बात करूं लॉस के साथ में क्या याद करूं, वो भैया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, चाहे एक तो डिस्क्रीट था और एक कंटिन्यूअस मास पार्टिकल के लिए था, बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 टॉपिक। इसके बाद में याद हो तो एक रिड्यूस मास कहना वाले कंसेप्ट को पढ़ लेना किस तरीके से होगा, और स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम करके जाना मेरे भाई, अटकना मत, ये कंसेप्ट छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन के साथ में। चलो आगे चलते, आगे चलते। बहुत प्यारा क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कटिंग प्रॉब्लम। मेरे को तो देख के डायग्राम से पता लग गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एम मास का डिस्क है,
आर रेडियस का, उसमें से एक और कट किया गया R2R/3, ये सेंटर से हाइट से, और R/3। तो आप पढ़ लेते हैं, ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस R एंड मास 9m दे दिया। भाई चालाकी कर दी इसने, तो मास को मैंने m बोला, इसने 9m दे दिया। मजा आ गया, क्योंकि इसने पता है कि कट किया है वो R/3 का किया है, और मुझे पता है मास जो होता है वो R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सिग्मा इंटू पाई R², डेंसिटी, एरिया। तो कहा कि अगर 9m था, अगर 9m था, तो देख हल्का हल्का सोल्व करता हूं कि जो मास था 9m, वो किसके बराबर था, मास डेंसिटी इंटू पाई R²। तो जो कट किया गया उसका मास अगर m डेस मान लूं, तो सिग्मा इंटू पाई R/3 का होल स्क्वायर, और दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं तो m डेस की वैल्यू जो है m के बराबर आएगी। ये तो मजा आ गया, बढ़िया हुआ। अब तो मुझसे क्या पूछा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डिस्क। भाई मजा आ गया, कैसे? तो मुझे पता है कि यहां पर एक तो प्लस का m और एक माइनस m मान ले। जैसे ही प्लस m मानते हैं तो एक डिस्क बन जाती है 9m मास की, और इसका सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा? तो मुझे पता है कि अगर बड़ी वाली डिस्क की बात करूं तो उसका मोमेंटम रहेगा mr²/2। ये माइनस, अब नेगेटिव माइनस m वाली की बात करते हैं, तो माइनस साइन बता दिया। तो मुझे पता है अगर इस सेंटर के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा तो m रेडियस इज R/3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस md²। तो प्लस m, डिस्टेंस कितनी है 2R/3 का होल स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस। तो यहां मैं बात करूं तो यहां आएगा बेटा 9mr²/2 माइनस mr²/18 प्लस 4mr²/9। तो अगर मैं बात करूं तो यहां एलसीएम लेता हूं तीनों का, तो यहां आएगा 18। तो 9 इंटू 9 81 mr² माइनस, यहां अगर बात करूं तो 18, तो ये तो mr² आएगा, प्लस ये आएगा 8 mr²। तो 81 में से 8 गया तो 72, राइट? 72 mr²/18, और 18 4 जा 72, तो भाई 4 mr²। बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन क्वालिटी वाइज। तो डी, ये कटिंग प्रॉब्लम रिपीट होती रहती है, ठीक है। इसके अलावा आपको डिस्क्रीट मास पार्टिकल और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। देखना, यहां अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, साथ में पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पीएटी पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कौन 2D के लिए 3D के लिए ना, टॉर्क, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, ठीक है ना, और प्योर रोलिंग। रीड आउट करके जाना साथ के साथ आखिरी टाइम के अंदर, ओके। आगे चलते, क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन वर हाफ इट प्रेजेंट द पीक वैल्यू द नंबर ऑफ डे। हाँ, इसने क्या कहा कि अगर सन और अर्थ के बीच में अगर डिस्टेंस हाफ कर दी जाए तो कितना नंबर ऑफ डेज होगा? तो यहां पर आप लोगों ने सुना होगा केपलर्स थर्ड लॉ। क्या कहता है कि t² क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो अर्थ का पहले टाइम पीरियड अर्थ की रेडियस की, और कहूं अब नया वाला टाइम पीरियड r/2 की पावर 3/2 का। तो पहले वाला तो 365, अब नया वाला इक्वल्स टू, कट गया तो 2 की पावर 3/2। तो कहा कि भाई जो टी डैश होगा वो 365 अपॉन 2 की पावर 3/2 ये आएगा। अगर मैं बात करूं 365 बाई अगर 2 करूंगा तो ये 180 डेज, तो 180 डेज से कम होना चाहिए, तो 180 डेज से कम होना चाहिए। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से जो अप्रोक्सीमेट आना चाहिए वो आना चाहिए 129 डेज। ऑप्शन को देख के मैं बता रहा हूं, बाकी एक बात तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना कैलकुलेटर से, बिल्कुल इजी है। यहां पर केपलर्स के लो, साथ में इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा क्या करना है, केपलर लो, और उसके बाद में जी कैसे वेरी करता है, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, ये सब याद रखना कि है ना, एरर वाला कॉन्सेप्ट डेल्टा जी बाई डी, डेल्टा एम बाई एम, डेल्टा आर बाई आर वाला, ठीक है। ये सब चीजें याद रखना ग्रेविटेशनल के अंदर, क्योंकि ग्रेविटेशनल से पोटेंशियल या फिर फोर्स के फॉर्मूले कम पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां इन चीजों को शिफ्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर, कि भैया यहां पोटेंशियल पूछ लिया तो इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पूछेंगे,
अब कह रहा है केटीजी, जितना पढ़ो उतना कम, 4 फॉर्मूले याद रखने हैं, वही एनर्जी, वही वर्क, वही पोटेंशियल एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी के। कह रहा है कि एक मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 5 मोल ऑफ आर्गन, टेम्परेचर टी, कंसीडर ट्रांसलेशन रोटेशनल मोड्स, टोटल काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी। तो याद कर, मुझे तो है इस चैप्टर से ही नफरत, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ही आता है नफरत। क्या? नफरत, वो भी आधी, क्योंकि आधी है केटीजी है, आधी है केटीजी के साथ और आधी है उसके साथ, तो नफरत डिवाइड बाय 2, राइट। एंड नंबर ऑफ मोल्स, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर गैस टू कांस्टेंट, टी टेम्परेचर डिवाइड बाय 2। अच्छे से समझ गए होंगे तुम लोग, यस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस तरीके से, तो बता, शुरुआत में ऑक्सीजन के पास 3 है और ऑक्सीजन डायटोमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आर टी डिवाइड बाय 2, प्लस यहां पर नंबर ऑफ मोल्स 5, आर्गन के पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक 3, आर टी डिवाइड बाई 2, तो ये भी 15 आर टी डिवाइड बाई 2, 15 आर टी डिवाइड, तो टोटल जो इंटरनल एनर्जी है 30 आर टी डिवाइड बाई 2 बोलते 15 आर टी। देख ध्यान से, देख ध्यान से, भले ही नफरत है बट है हमारी, मतलब भले ही केटीजी है, पढ़ना तो हमें ही पड़ेगा। तो इस तरीके से 15 आर टी को हम ले सकते हैं आगे। आगे 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 देखते हैं कि भैया, ए वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड, it stretch attaching a weight of 200 Newton, the lower end, the weight stretched by the wire 1 mm, the elastic energy, mechanical property of solid। 2-3 फॉर्मूले, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इलास्टिक एनर्जी का, याद हो तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, ठीक है, या फिर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ वाई इक्वल टू एफ एल अपॉन एयर, ठीक है ना, एफ डेल्टा एल। तो यहां 2-4 फॉर्मूले हैं जिनको हमें याद रखना है इस चैप्टर के अंदर। यहां मैंने बताया था कि अगर जब भी कनेक्शन आ जाए किसी पोटेंशियल एनर्जी में, ट्राई टू कनेक्ट विथ स्प्रिंग, try to connect with the spring, and we all know that potential energy of the spring that is equals to half kx square and also know that kx is equals to force, तो half into fx, काम खत्म। अगर मुझे फोर्स की टर्म में दिया है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f गिवन इन क्वेश्चन, दैट इज 200 न्यूटन, राइट, and x is 1 millimeter over 10 to the power minus 3 divided by 2, that we get the value that is 0.1, I think 0.1, and energy in unit is in mk system is joule, that is 10 to the power minus 1 joule, 0.1 joule। okay, clear। स्ट्रेस स्ट्रेन, सारे मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, क्या क्या याद रखना है? वो सर आगे बढ़ गए आप तो बिना बताए। स्ट्रेस स्ट्रेन, सभी टाइप के मॉडुलस, ठीक है ना, और इलास्टिक एनर्जी, भूलना जाना, सर का कहना याद करते हुए जाना और आगे बढ़ते हुए जाना। ओके, चलो ये क्या हो गया भाई, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल to the cube of absolute temperature, the ratio of the Cp by Cv, Cp by Cv केमिस्ट्री आ गई, Cp by Cv केमिस्ट्री आ गई, तो we know that Cp by Cv that is equals to गामा, राइट। और गामा पता है क्या होता है, Pv की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस होती थी? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो अगर मैं बात करूं गामा की वैल्यू कितनी हो, तो इसने क्या कहा है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो P इंटू टी की पावर माइनस 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड वी नो डेट फॉर आइडियल गैस PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इक्वल टू nRT, तो यहां से टेम्परेचर को PV लिख सकता हूं, P की पावर माइनस 2, V की पावर कितना आ जाएगा माइनस 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, माइनस 1/2 कर दो, तो P V की पावर 3/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखो इसको अच्छा सा कलर लेने दो, ये 3/2 और ये गामा और ये Cp/Cv, तो मेरे हिसाब से तो गामा की वैल्यू 3/2 आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर हो गया होगा, ज्यादा टफ नहीं है, भले ही बेगाना है लेकिन अपना है। चलते हैं आगे।
वैसे तो मोस्ट ऑफ द चीजें इस चैप्टर से हटा दी गई है, लेकिन एक चीज जो अभी तक नहीं हटाई और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि के इक्विवेलेंट निकालना या फिर जंक्शन का टेम्परेचर निकालना। किरचॉफ लॉ याद है तुम लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर? जस्ट रिसेंटली पढ़ा था हम लोगों ने थोड़ा टाइम पहले कि भैया अगर मैं कहूं कि इधर से आई गया तो जाने के लिए कहीं और रास्ता नहीं है, सीधे सीधे ही जाना पड़ेगा, करंट सेम रहेगा। तो मुझे पता है दोनों के अंदर आई इक्वल रहेगा। तो अगर मैं बात करूं तो भैया आई, तो मुझे पता है कि जो रेजिस्टेंस और थर्मल रेजिस्टेंस होता है L/K है, और जो आई होता है वो होता है डेल्टा T/R। याद हो तुम लोगों को? और डेल्टा T/R, तो यहां देखूं कि भाई इसको एक काम का थीटा मान ले, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस θ2 माइनस थीटा डिवाइड बाय कितना है बेटा? डेल्टा T L/K, तो D/K देन D/3KA। और इधर करंट क्या? थीटा माइनस थीटा वन डिवाइड बाय L/K, तो 3D डिवाइड बाय K। और यहां देखूं मैं तो नफरत सी हो गई, क्योंकि डी के ए गजब, ये 3 ऊपर गया, 3 भी इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बचा? θ2 3 और 3 9, तो 9 θ2 माइनस 9 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस θ1। ये इधर गया प्लस, तो tan थीटा आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 9 θ2 प्लस का θ1। और यहां थीटा की बात करूं तो 9/10 θ2 प्लस θ1/10। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार वो जंक्शन वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है, यहाँ व्हीट स्टोन भी बना देता है। जंक्शन वाले क्वेश्चन पूछेगा, व्हीट स्टोन भी बना देगा, न्यूटन कूलिंग लो, ठीक है ना, स्टीफन्स लो, याद रखना, न्यूटन कूलिंग लो, स्टीफन्स लो, और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना, एब्जॉर्बिंग पावर, एमिसिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी, जो याद रखने हैं यहाँ पर हीट ट्रांसफर के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो कहा कि ये कैलोरीमेट्री हर साल एक क्वेश्चन लगभग फिक्स है। अगर तुम्हारे 6 पेपर होते हैं, 6 में से 3 क्वेश्चन के अंदर, 3 पेपर में सेम क्वेश्चन मिलेगा, सेम डाटा के साथ में, सॉरी डाटा नहीं, सेम कंसेप्ट के साथ में, कि भाई कितनी एनर्जी चाहिए होती है, तो याद कर सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। कितना मास गिवन है? 200। स्पेसिफिक हीट 4.18, और डेल्टा टी 4.18 की जगह 4.2 रख दे, और डेल्टा टी कितने डिग्री बढ़ा है? 20 डिग्री। तो अगर बात करूं, ये 0 से 0 गया, 42 इंटू 2, 42 इंटू 2, 84 इंटू 2, 42 इंटू 2, 84, 84 का डबल कितना होगा? 168 इंटू 100 बचेगा, बोलते 16.8 किलो जूल। इतना एनर्जी चाहिए, तो अप्रोक्सीमेट 16.7, क्योंकि 4.18 जूल रखा होगा उसने, अगर वहां बात करते तो फिक्स वैल्यू। और यहीं आते हैं, साथ में कुछ क्वेश्चन कहां दे दिए जाते हैं। एक तो याद करो लेक वाला, फ्रीजिंग ऑफ लेक फ्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट अगर याद हो तो। दूसरा मटका ठंडा, कि मेरे हिसाब से मटके को कैसे ठंडा करूं, पानी ठंडा ठंडा मिले, मटका ठंडा। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट जो आता है वो गीजर बना देते हैं। और जेई एडवांस के अंदर जो क्वेश्चन पूछते हैं, याद करो ग्राफ वाले, कि टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ, अगर तुझे याद आ जाए तो मैं दिखाता हूं, कुछ इस तरह के ग्राफ देखने को मिलेंगे तेरे को। इन सब चीजों को ये रिवाइज करके रखना। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन के अंदर। देख अगले क्वेश्चन के अंदर क्या करेगा, पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर व्हेन द पार्टिकल इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्या दे दिया? ए का वैल्यू दे दिया कितना? 5, एक्स का वैल्यू दे दिया कितना? 4, ठीक है ना, और पूछ लिया टाइम पीरियड, और क्या कहा है, उस पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो इक्वल टू द एक्सलेशन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इन एसआई यूनिट इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सलेशन। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर है? एक्सलेशन के बराबर है। तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा? ओमेगा, याद करो वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कहा एक्सलेशन इज ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो एक ओमेगा से ओमेगा गया, और कहा कि भैया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन जो एक्स आएगा वही ओमेगा आएगा। तो ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 9 डिवाइड बाय 4, तो भैया 9/4 आएगा, 9/4, ये ओमेगा के बराबर आएगा। और यहां से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं।
यहाँ से आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व होगा, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। ओके, तो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। मैंने कहा ए स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रेच बिटवीन द सेपरेटेड 75 सेंटीमीटर इट ऑब्जर्व टू हैव ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्ज एंड 315 हर्ट्ज, देयर आर नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन दीज, देन द लोवेस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। भाई इसने क्या कह रहा है, तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बहुत फर्जी हो गया। रेजोनेंट और दोनों कहां है बेटा, फिक्स एंड के बीच में। तो याद कर, फिक्स एंड के बीच में जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता था वो तो था एन वी एस बाई टू एल। एक एन होगी तो दूसरी एन प्लस वन होगी, तो एन और एन प्लस वन का जो रेशियो आएगा वो कितना देखा है, एन वाली ऊपर वाली जो कम है कि भैया 315 और 420, और उसको कट करने की कोशिश करूं तो मेरे हिसाब से ये 3/4 के अंदर कट होगा। तो 4n इज इक्वल टू 3n प्लस 3, तो कहा कि भैया n का वैल्यू 3 आ गया। और थर्ड वाले के लिए कि 3 इंटू वीएस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो लोवेस्ट होती है वो कितनी रखी, 315, और यहां से कट करूं तो मेरे हिसाब से जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो 105 हर्ट्ज होनी चाहिए। बहुत फर्जी क्वेश्चन, तो यहां हम टच करते हैं ऑप्शन नंबर बी का, बिल्कुल आसान, बिल्कुल फर्जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन। और यहां वेव के अंदर हमेशा वो तुझे ऑर्गन पाइप्स के अंदर डालेगा, या फिर साउंड के अंदर वो न्यू लैप्लास करेक्शन वाला फॉर्मूले, डेंसिटी, प्रेशर, ठीक है ना, बल्क मॉडुलस या फिर यंग मॉडुलस के बीच के अंदर क्या रिलेशन होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, बच्चे लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं, देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 1000 वोल्ट पर मीटर, डायपोल का एंगल दे रखा है, और डायपोल मूवमेंट में पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। तो बहुत आसान, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, माइनस पी ई कोस थीटा। तो माइनस पी कितना रखा है, पी कितना रखा है 10 की पावर माइनस 29 कूलम इंटू मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रखी है 10 की पावर 3 इंटू 1/√2। तो 10 की पावर माइनस 26 के समथिंग आंसर आना चाहिए, और 10 की पावर माइनस 26 और √2 है, तो 10 से और मल्टीप्लाई करो, तो मेरे हिसाब से तो एक ही ऑप्शन है जो -26 के आसपास है, -27। और सब पूछोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़े, बेटा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको तो आपको पूरा ही रिवाइज करना पड़ेगा, एक एक फॉर्मूला, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि ये बेस है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, यहां हम कुछ मिस ही नहीं कर सकते। और यहां हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं आए और बार बार नहीं आए हो। हर साल जेईई में इतने सारे कंसेप्ट भरे हुए हैं कि भैया कहीं से भी कुछ भी डाल सकता है ना। मोस्टली डाइपोल से पूछा जाता है, तो बता दिया। अब आगे देखना, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन 1.5 एम्पियर, ड्रिफ्ट स्पीड 1.5, जैसे ड्रिफ्ट स्पीड 1.5 एम्पियर आया तो मेरे मन में केवल एक ही फॉर्मूला आता है, आई इक्वल्स टू वीना। वीना, वो वीना याद आ गया, वीना। तो भैया वीना बोले तो आई इक्वल्स टू वीना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन नंबर, डेंसिटी, एरिया। याद आ गई वीना की। तो 1.5 ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझसे पूछी है, द वैल्यू ऑफ वी, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है 10 की पावर -19, नंबर डेंसिटी कितनी रखी है 9 इंटू 10 की पावर 28, और एरिया कितना रखा है 5 मिली, 5 इंटू 10 की पावर। और यहां बात करते हैं -9 -25, तो देखना अगर मैं अप्रोक्सीमेट 1.5 और 1.6 को कैंसिल आउट कर दूं तो अप्रोक्सीमेट आंसर लाने की कोशिश करूं, तो v का जो वैल्यू आएगा 1/अप्रोक्सीमेट 45 इंटू 10 की पावर -3, और मिलीमीटर में पूछा है तो 1/45 अप्रोक्सीमेट 0.02 के बराबर होना चाहिए, 1/50। करेक्ट, बहुत फर्जी, बहुत आसान। और इसके साथ में याद करना, एक क्यू चार्ज था वो नाली में गिर गया, एक आई था जो वीना को लेके चला गया। ये कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक बेसिक फॉर्मूले। एक जे था
जो आई के ऊपर बैठ गया, करंट पर यूनिट एरिया, है ना, और एक जे था जिसने सिग्मा के साथ में रिलेशनशिप बना लिया, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। यस और नो? तो ये बेसिक फॉर्मूले जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ओल्ड ओम्स लॉ, एक रेजिस्टेंस था जो रोता हुआ लेंथ के साथ भागा एरिया को डिवाइड करके, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले जो याद रखना, बाकी यहाँ सिमेट्रिसिटी, किरचॉफ लॉ या फिर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। आगे बात करते हैं कि भैया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया दे रखा है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है, सेपरेशन दे रखा है। तो एरिया सेपरेशन मतलब तुझे कैपेसिटेंस दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है भाई, ईवी दे दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑफ ईच पे चार्ज पूछा है। तो मुझे पता है Q इक्वल टू तो CV होता है, राइट? C का वैल्यू होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और V याद कर, V होता है E इंटू डी के बराबर, तो E इंटू डी, तो D से D तो खत्म, काम ही नहीं आएगा। तो यहां पे जो चार्ज होगा वो होगा A एप्सिलॉन नॉट E के बराबर। फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया तुझे दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, E दे रखा है, निकाल सकता है आराम से। और ध्यान रखना, अगर कैपेसिटर पढ़ना है ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार टफ बनाने के बाद में आरसी सर्किट, T इक्वल टू 0, T इक्वल टू इनफाइनाइट, रट्टा मार जाना भैया, सॉल्व कर देना 2-4 क्वेश्चन आरसी सर्किट के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद में कॉम्बिनेशन, डाइलेक्ट्रिक, कॉम्बिनेशन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना, और इसी के अंदर किरचॉफ लॉ। ये चारों टाइप के क्वेश्चन इनफाइनाइट सर्किट सोल्व करके जाना इसके साथ पे, ठीक है। कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक कहा कि भैया एक नया क्वेश्चन आया है कि कई बार क्या होता है कि मैग्नेटिज्म मैटर इस चैप्टर के अंदर कुछ पूछने के लिए बचता नहीं टाइम पीरियड के अलावा, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज तो हटा दिया, अर्थ मैग्नेटिज्म पूरा पूरा हटा दिया, तो अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो जब अर्थ मैग्नेटिज्म में से अर्थ मैग्नेटिज्म हटा दिया, मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज हटा दी, तो बचता क्या है? टाइम पीरियड बस। और यही उस टाइम पीरियड को लेकर क्वेश्चन दिया गया, और देख क्या कह रहा है, ए मैग्नेटिक नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट भी दे रखा है m 6.7 इंटू 10 की पावर -2, इनर्शिया दे रखा है 7.5 इंटू 10 की पावर -6, और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है 0.1 टेस्ला। तो याद कर, वंस अपॉन इस टाइम जब सर पढ़ा रही थी तब चिल्ला चिल्ला के बताया था T इक्वल टू 2 अंडर I बाई MB। बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन। तो यहां से देखो, इनर्शिया पता है, मैग्नेटिक मोमेंट पता है, बी पता है, वैल्यू पुट कर आंसर निकाल, इसके अलावा कुछ बचता नहीं है पूरे चैप्टर के अंदर, इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। यहाँ सॉल्यूशन लिखेगा तो बहुत आगे पहुंच जाएगा। और अगली बार चलते हैं, एक करंट है, एक कोयल करंट फ्लो कर रहा है कॉइल के अंदर, जो 5 एम्पियर से 2 एम्पियर जा रहा है 0.1 सेकंड के अंदर। एवरेज वोल्टेज कितना है? 50 वोल्टेज। सेल्फ इंडक्टेंस तो याद कर भैया, फेराडेज लॉ, यही इंपॉर्टेंट LI। तो याद कर, डेल्टा 5 बाई डेल्टा टी, वही इंड्यूस EMF होता था, वही -L डेल्टा I बाई डेल्टा टी इसके बराबर होता था। तो इंड्यूस EMF दे रखा है 50 वोल्ट, -L करंट दे रखा है चेंज -3 आ जाएगा 0.1 सेकेंड, तो माइनस माइनस ये पॉइंट गया 3, तो 0 से 0 गया, तो L का वैल्यू 5/3 हेनरी। तो 5/3 हेनरी बोल तो 1.67 हेनरी आ गया है। तो अब आगे चलते कैलकुलेट द लिमिट रिजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैविंग ए डायमीटर ऑफ 200 सेंटीमीटर, इट हैज डिटेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। भाई 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 बताता हूं तुम लोग को, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर साल हर पेपर में क्वेश्चन आता है। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये 4 ऐसे टॉपिक है जिनसे कंफर्म एक क्वेश्चन हर साल हर पेपर में पूछा जाता है। इन चारों में से कोई एक। वेव ऑप्टिक्स एक क्वेश्चन देता है, डिफ्रैक्शन लिख लेना, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक। और यहां इस क्वेश्चन के अंदर रिजोल्यूशन पावर पूछी है, और आप लोगों को पता है वो जो होती है 1.22 लैम्डा बाई ए। तो यहां बात करूं,
यहां बात करूं तो डेट इज 1.22। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? 500 इंटू 10⁻⁻9। और व्हाट इज द डायमीटर बोलते 200 सेंटीमीटर, बोलते 2 मीटर। तो यहां से किया तो ये आया 0.61, और इसको 500 से मल्टीप्लाई करूंगा 0.61 को, या फिर 61 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया कि अगर बात किया तो 305 इंटू 10⁻⁻9। देखा ऑप्शन है क्या? रेडियन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। याद रखना, वापस से बोल रहा हूं, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, और हर साल आता है, हर साल आता है, रिपीट करता है अपने आप को, हर साल आता है और रिपीट करता है अपने आप को। आगे देखो, आगे देखो कि इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट बाय द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड। और यहां एक ये टॉपिक भी, वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 4-5 टॉपिक है और एक 4 नंबर फिक्स करने का, और एक ही दिन में सारे फिक्स हो सकते हैं। ये प्लस के 4 एक दिन के अंदर फिक्स हो सकते हैं। छोटा सा वेव ऑप्टिक्स है, डिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, और रे ऑप्टिक्स से कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, जो मैंने पिछले पढ़ाया। ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से, और ऑलमोस्ट आते हैं, नहीं तो प्रिज्म से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। यहां बात करूं तो रेशियो ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम, और आप लोगों को पता है व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड? दैट इज A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, यही तो आई मैक्सिमम होगा। और मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम इंटेंसिटीज, और दोनों से A1 कॉमन लूं तो भैया ऐसा कि भाई अगर ऐसे A2 कॉमन लूं तो A1 बाई A2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन A1 बाई A2 माइनस 1 का स्क्वायर। और यहाँ A1 प्लस A2 की तरह 1/3, तो ऊपर तो आएगा 4/3 का स्क्वायर, और नीचे आएगा कितना बेटा? 2/3 का स्क्वायर। और कहा कि 3 से 3 गया तो 4 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, बोल दो 16/4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, याद रख लो वापस से, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में से माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रिज्म, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, और स्पेशली फोकल लेंथ, एफ इक्विवेलेंट निकालना लेंस की, और हाइट वाले क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चंस याद रख करके जाना, पढ़ के जाना, इन कंसेप्ट को रिवाइज करके जाना। और अगला एक क्वेश्चन जो मेंस नहीं एडवांस भी हर बार पूछता है, मेंस नहीं एडवांस भी पूछता है, यूनिट डायमेंशन एरर का इंस्ट्रूमेंट से एक स्क्रू गेज है, उसने रीडिंग दे रखी है कुछ कि मेन स्केल की रीडिंग तो कितनी है बेटा? 0। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी? 52 डिवीजन। अब इसने कह रखा है भाई कि अगर एक मेन स्केल में 100 डिवीजन है और एक 100 डिवीजन की लेंथ कितनी है? 1 mm, तो भैया रीडिंग में तो ओनली 52 डिवीजन आ रखे हैं। तो भैया अगर 100 डिवीजन की लेंथ है 1 mm, तो एक डिवीजन की लेंथ कितनी होगी? 1/100 mm। तो बता रीडिंग में कितने हैं? 52 डिवीजन। तो 52 डिवीजन की रीडिंग होगी तो 1/100 इंटू 52 बोलते 0.52 mm। चेक कर, लेकिन देखा है तो आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो mm को सेंटीमीटर में बना तो 0.052 सेंटीमीटर, और ये ऑप्शन नंबर डी। तो भैया बेस्ट ऑफ लक सब लोगों को, बढ़िया से अपना जेईई मेंस फोड़ के आना। ये कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेहनत आप लोगों ने सभी की होगी, और ये पहला चांस है जेईई मेंस का जो हम जनवरी के अंदर अटेम्प्ट देने वाले हैं, और ये फुली कॉन्फिडेंट रहता है इंसान। क्यों? क्योंकि सेकंड चांस मिलेगा मुझे अप्रैल के अंदर। अभी हमने कोर्स को थोड़ा स्पीडली एक्सलेट किया है, तो शायद थोड़ी प्रैक्टिस कम हुई, लेकिन प्रैक्टिस कम है लेकिन कॉन्फिडेंस ज्यादा है। बी पॉजिटिव रहना, और क्वेश्चन को गलत करने की कोशिश मत करना। मतलब ऐसा नहीं कि भैया क्वेश्चन नहीं आए तो नेगेटिव मार्क्स। कम स्कोर के अंदर भी अच्छा एनआईटी कॉलेज मिल जाता है अगर नेगेटिव मार्क्स नहीं हो तो। याद रखना, नेगेटिव करने की कोशिश मत करना, और अच्छे से पेपर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले सेशन के अंदर, जो जल्दी हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू बच्चा लोगों।